शहर से दूर एक सुनसान इलाके में ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे एक बड़ा सा गोदाम था। ऐसी जगह जिसे किसी की नजर छू भी ना सके। यहाँ इंसानों की खरीद फरोख्त होती थी। डरावना भरा लेकिन सच, गोदाम के अंदर अंधेरा था। सन्नाटा छाया हुआ था और उसके बीच गूंज रही थी एक भारी आवाज कि आज रात काम किसी भी हाल में निबट जाना चाहिए। अगर एक भी गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आवाज थी राघव मित्तल की। बाकी सारे लोग चुपचाप सर झुकाए खड़े हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी बात काट सके। वो जितना दिखने में शांत और शरीफ लगता था, असल में वो उतना ही खतरनाक था। एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने बहुत कम वक्त में कई बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया था। पर सबको पता था कि ये कामयाबी उसके दम पर नहीं, बल्कि डर और चालाकी की बुनियादी पर खड़ी हुई है। लेकिन ये बातें सिर्फ कुछ खास लोगों को पता थी, और उन्हीं में से एक थी सोनाली। वो रिपोर्टर थी, पर किसी आम चैनल की चीखने वाली रिपोर्टर नहीं। वो एक ऐसी कहानियों को उजागर करती थी जिनके पीछे डरावनी सच्चाई छुपी होती थी। उसके पास सालों का तजुर्बा था। वो जानती थी कि शरीफ दिखने वाला हर इंसान अंदर से कितना सड़ चुका होता है। आज की रात उसके करियर की सबसे बड़ी रात थी। अगर ये खबर बाहर चली गई तो पूरा सिस्टम हिल सकता था और सोनाली का नाम हर अखबार, हर टीवी चैनल पर छा सकता था। गोदाम के एक कोने में लोहे के रैंक के पीछे अंधेरे में छुपी सोनाली सांसें रोके बैठी थी। हाथ में माइक और कैमरा थामे रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी हुई थी। किसी की हिम्मत नहीं थी उसके साथ आने की। ऐसे मर्दों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, वो खुद से बड़बड़ाई। पर उसका चेहरा गंभीर था, दिल जैसे पसलियों को पकड़कर बाहर आने वाला हो। पर उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। वो काफी डरी हुई थी, हाँ, पर कमजोर नहीं। वो हर गद्दार के चेहरे को कैमरे में कैद करना चाहती थी। तभी आवाज आई, रुको, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। एक अजनबी आवाज गूंजी। सारे लोग ठहर गए। सन्नाटा अब और गहरा हो गया। राघव के चेहरे पर एक धीमी जानलेवा मुस्कान आ गई। मैं जानता हूँ कोई है यहाँ। तुम लोग अपना काम करो, मैं देखता हूँ। एक आदमी आगे बढ़ा और बाकी लोगों को फिर से काम में उलझा दिया। उसने एक नज़र देखा, जैसे जानबूझकर उसे मौका दे रहा हो कि वो भाग जाए। उस आदमी ने अपनी जैकेट की जेब से कुछ निकाला, एक टॉर्च और शायद एक छोटा सा पिस्तौल भी। सोनाली की सांसें रुक सी गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा। उसके बदन में उस वक्त ठंडी सी दौड़ गई थी। वो सोचने लगी, क्या मैं इतने सारे आदमियों का अकेले मुकाबला कर पाऊंगी? और फिर उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग रोकी। धीरे से दूसरी जेब से फ़ोन निकाला। वो जानती थी अगर आज पकड़ी गई तो ये रिकॉर्डिंग कभी दुनिया के सामने नहीं आएगी और उसका मकसद अधूरा रह जाएगा। वो कोई फिल्मी हीरोइन तो नहीं थी, बस एक आम इंसान। पर जब वो किसी सच्चाई के पीछे लगती थी तो तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक उसे बेनकाब न कर दे। उसे रिपोर्टिंग की दुनिया में गुमनाम नहीं रहना था। जैसे बाकी लोग आए, काम किया, मर गए, ना कोई नाम ना पहचान। पर सोनाली कुछ बनना चाहती थी। होशियार रहे सोनाली, उसने खुद से बड़बड़ाया। वो गोली सीधा दिल के आर पार भी हो सकती है। उसे फौरन अपना मोबाइल साइलेंट किया और धीरे से किनारे की तरफ खिसक गई। गोदाम की हर हलचल उसकी नस नस में समा रही थी। उसको पता था कि वहाँ कोई है। वो उसे पकड़कर सीधे नहीं डराना चाहता था। वो चाहता था कि खेल जारी रहे, शिकार डरता रहे, भागता रहे। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसकी नजरें अंधेरे में छुपी चीजों को भाप रही थी। क्या तुम खुद को बहुत होशियार समझती हो? उसने अपनी हल्की मुस्कान के साथ सोचा। पर वही सोनाली अपने मन में जश्न मना रही थी कि अब तक वो इस खेल में जीत रही थी। उसे नहीं पता था कि वो तो उसे बहुत पहले से पहचान चुका है। आजकल मीडिया वालों ने भी परेशान कर दिया है, उस आदमी ने कहा। हर चीज की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। एक आदमी ने उससे कहा, लगता है यहाँ कोई नहीं है, शायद कोई भागता हुआ दिखा था। बाकी सब भी उसकी बात पर हंस पड़े। अब मीडिया सिर्फ खबर नहीं थी, अब वो डर बन चुकी थी। सोनाली ने राहत की एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे गोदाम से बाहर की तरफ बढ़ गई। बाहर निकलते ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, कहीं कोई पीछे तो नहीं आ रहा। मिस रिपोर्टर, उस आदमी की आंखें दूर से भी उसे देख रही थी। तुम्हें मुझसे दूर तो रहना होगा, पर मेरी जासूसी करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। पर सोनाली, वो तो जैसे किसी जीत का जश्न मना रही थी। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। तुम सोचती हो तुमने मुझे धोखा दे दिया। वो खुद में ही सोचता रहा, कितनी बेवकूफ़ हो तुम, ये नहीं जान पाई कि मैंने खुद तुम्हें ये मौका दिया था। सोनाली को अब यकीन हो चुका था कि वो जीत चुकी है।
अब कोई उसे उसके मकसद से नहीं रोक सकता। उसने एक बार फिर फ़ोन चेक किया। रिकॉर्डिंग पूरी थी। हर चेहरा, हर आवाज़, हर सबूत उसके पास था। रात के 10 बजे थे। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान बादलों से ढका हुआ था, जैसे कोई बड़ा राज छुपा हो। वो घर पहुंची तो माँ दरवाजे पर नहीं थी, पर उसके मन में डर था कि क्या वो अभी सोई हुई है। उसने दरवाज़ा धीरे से खोला और प्रार्थना की, बस माँ इस वक्त सोई हुई हो। पर लकड़ी की पुरानी कुर्सी खड़की और माँ आंखें खोलकर बैठ गई। वो देखते ही बोली, आ गई तू। उनकी आवाज़ में थकावट थी, पर प्यार भी। बेटा, तुझे कितनी बार कहती हूँ जल्दी आ जाया कर, क्योंकि जब औरतें गलती करें तो लोग उन्हें आवारा कहते हैं। लेकिन तू वो गलती कर रही है जिसमें मेरी भी नींद खराब हो गई है। तू मेरी बेटी है, और आजकल के हालात में बेटियों को लेकर दिल में जो डर होता है वो कोई माँ ही समझ सकती है। माँ की आवाज़ में शिकायत थी, पर वो शिकायत प्यार में लिपटी हुई थी। इस बात पर सोनाली ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अपना बैग सोफे पर पटक कर सीधा किचन में चली गई। एक गिलास पानी पिया, फिर बिना कुछ कहे उसी गहरी चुप्पी के साथ वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। उसे पता था कि अगर अब माँ से बहस शुरू कर दी तो बात फिर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी। माँ की तो वही पुरानी जिद थी कि ये नौकरी छोड़ दे, कोई सीधी सादी नौकरी कर, या फिर घर पर ही बैठ जा। पहले भी तो मैं ही तुझे बिना काम करवाए पालती रही हूँ। माँ ने उसकी तरफ देखा और पूछा, आज फिर वही काम, फिर से किसी की जासूसी करने निकली थी तू? ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है सोनाली, अगर तुझे कुछ हो गया तो? हर किसी को सुधारने का ठेका तूने ही लिया है क्या? जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने देना। हमेशा से यही दुनिया ऐसे ही चलती आई है। इस बात पर सोनाली ने कांधे झटकते हुए कहा, लेकिन माँ, मेरा ज़मीर सब जानने के बाद भी कैसे शांत रहेगा? मेरे अंदर की बेचैनी मुझे सुकून से जीने नहीं देती। मुझे वही काम चैन देता है जो सच को सामने लाता है। फिर माँ ने गहरी सांस ली। उनके हाथ में वो पुराना सा रुमाल था जो शायद सोनाली की पढ़ाई के दिनों का था। उसी में वो अब भी टाके लगा रही थी। सोनाली बेटा, ये सब छोड़ दे। तुझे पता है ना, मैं खुद सिलाई करके तुझे पाल रही हूँ। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी तुझे। बता, क्या तुझे कभी कोई तंगी महसूस कराई है मैंने? बड़ी मेहनत से तुझे बेफिक्र रखा है। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम इज्जत की रोटी खाते हैं। फिर तू क्यों बार बार खुद को खतरे में डालती है? सोनाली का चेहरा इस बात से सख्त हो गया। उसने माँ की तरफ नहीं देखा, बस हल्के से नजरें चुराई और बोली, आपको कभी ये महसूस हुआ है कि जिस इज्जत की रोटी की आप बात करती है वो कितनी कड़वाहट से भरी होती है? क्या माँ को नहीं पता था कैसे कैसे तुच्छे लोगों की बातें सुन सुनकर, उनके कपड़े सी सी कर अपने अरमान तक सी डाले थे माँ ने? कैसे धीरे धीरे उनकी हिम्मत और सेहत दोनों को चुपचाप कमज़ोर करती चली गई थी। सोनाली ने धीरे से रुमाल उनके पास रख दिया। आपने मुझे अमानत समझकर पाला माँ, पर ये मत कहिए कि मैं किसी की अमानत हूँ। एक पल को कमरे में खामोशी फैल गई। माँ कुछ नहीं बोली, पर उनकी उंगलियां उस रुमाल पर सिमटकर रुक गईं। ये ख्याल कि सोनाली किसी की अमानत है, वो ख्याल ही इतना कड़वा था कि उसके बारे में सोचने से भी मन कांपता था। जिस इंसान की अमानत वो कहलाती थी, उसने तो कभी पलटकर पूछा तक नहीं, ना कभी तलाशा, ना कोई खबर ली। जब जिंदगी सबसे ज़्यादा मुश्किल थी, जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वो इंसान वहाँ था ही नहीं। शायद वो तो अब तक सोनाली को भूल भी चुका होगा। सोनाली की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने हल्के ताने भरे अंदाज में मुस्कुराकर कहा, छोड़कर जो गया था वो अब तक मुड़कर भी नहीं आया है, तो अब उसके लिए क्या दिल जलाना माँ? उसकी आवाज़ में कोई जहर नहीं था, बस एक थका हुआ, टूटा हुआ सा दर्द था। माँ का चेहरा भी झुक गया, जैसे किसी ने पुराने जख्म पर फिर से उंगली रख दी हो। वो दिन रात एक ही प्रार्थना मांगती थी, बस मेरी बेटी का घर बस जाए, उसकी विदाई हो जाए। लेकिन जिसे पीछे छोड़ दिया गया था, जो कभी पलट कर देखने तक नहीं आया, उसके लिए अब दिल क्यों जलाना? सोनाली की आवाज़ में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक गहराई से भरा हुआ दर्द था। वो एक ऐसा जख्म जो अब बिगड़ता चला गया था। वो आदमी अपनी ज़िंदगी में अब बहुत खुश होगा, मुझे पूरा यकीन है। उसने अपनी यादों को चुन लिया और मुझे भुला दिया। पर माँ, आप जानती हैं मैंने उस वक्त कितनी मेहनत की, कितनी बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचला, बस इस उम्मीद में कि शायद कहीं उसके दिल में मेरे लिए कुछ बाकी हो। लेकिन अब मैं कोई अमानत नहीं रहना चाहती। मुझे अपना सच खुद तलाश करना है। अगर रास्ता मुश्किल है, अगर उसमें खतरा है, तो भी मुझे वो मंजूर है, पर मैं खामोश नहीं बैठूंगी। मैंने सोनाली की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही जिद, वही आग थी जो कभी उसकी बाप की आंखों में भी दिखती थी। माँ ने धीमे से कहा, तू बिल्कुल अपने बाप पर गई है बेटी।
पर एक बात याद रखना, सच बोलना जितना आसान है, उसे जीना उतना ही मुश्किल। वो अब समझदार हो चुकी थी। उसे घर में बांध कर रखना अब नामुमकिन था। माँ उसे कैद तो नहीं कर सकती थी, बस एक माँ होने के नाते उसे समझा ही सकती थी। सोनाली ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना बैग उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। फिर माँ ने वापस नजर झुकाई, पर एक आंसू चुपके से रुमाल पर टपक पड़ा। सुबह का वक्त था, खाली पेट बस एक पुकार पर दौड़ती हुई वो ऑफिस पहुंची थी, क्योंकि उसके मुताबिक इतनी बड़ी खबर आज सुबह की हेडलाइन बननी चाहिए थी। कोई मीडिया ऐसा नहीं था जो इस हद तक अंदर जा पाया हो। हर कोई हैरान था कि आखिर सोनाली ने ऐसा क्या ढूंढ निकाला है। मीटिंग बुलाई गई। सोनाली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना कैमरा उनके हवाले कर चुकी थी, लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग चलाई गई, स्क्रीन पर कुछ नहीं था। फाइल गायब थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बस के हॉर्न की आवाज़ जैसे पूरे दिमाग में गूंजने लगी। सोनाली के हाथ में वो खाली रिकॉर्डिंग ड्राइव थी, जिस पर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई दर्ज होनी चाहिए थी। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? कल रात तक तो उसने खुद उसमें वीडियो देखा था। वो बोली, सर, मैं सच कह रही हूँ, इसमें पूरी रिकॉर्डिंग थी। मुझे नहीं पता कि कैसे। शायद किसी ने, शायद। उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। शब्द जैसे उसके गले में ही अटक गए हों। कुछ लोग हमदर्दी से उसे देख रहे थे, तो कुछ घूरते हुए, जैसे कोई बहुत बड़ी गलती करती हो। तभी पीछे से कोई तेज आवाज में बोला, इस बेवकूफ़ लड़की की वजह से हम एक बड़ी खबर को खो बैठे हैं। वो आदमी ब्लैकमेल हो सकता था और इसने उसे निकल जाने दिया। ये कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं है सोनाली, ये एक न्यूज़ चैनल है। यहाँ हम शायद पर नहीं, सबूत पर चलते हैं। सोनाली ने अपने आंसू अंदर ही कहीं रोक लिए। प्लीज़ मुझे एक मौका तो और दीजिए। मुझे यकीन है कि किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी, जैसे खुद उसे भी अपनी बात पर अब भरोसा नहीं रह गया हो। उसका ज़मीर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि इतनी मेहनत के बाद कोई उसकी ईमानदारी पर उंगली उठाए, लेकिन बॉस ने उसकी एक न सुनी। वो बोले, बस करो, अब हम तुम्हारी झूठी कहानियों में और नहीं आने वाले। उसने उंगली उठाकर सोनाली को चुप करा दिया। सोनाली ने जैसे सब्र का गोंद अपने ऊपर चिपका लिया था। आंखें कुछ कह रही थी, लेकिन शब्द अब भी पीछे खड़े थे। तुम्हारे जज्बात अपनी जगह है सोनाली, लेकिन जज्बातों से चैनल नहीं चलता। तुम्हें अभी और इसी वक्त नौकरी से फायर किया जाता है। उसकी आंखों में हल्का सा धुंधलापन उतर आया। वो लड़की जो इस चैनल के साथ शुरुआत से जुड़ी हुई थी, जिसने रातें कंप्यूटर स्क्रीन के सामने काटी थी, जिसने रिपोर्टिंग करते हुए धूप, बारिश, गलियां, धक्के सब झेले थे, आज उसे एक गलती पर इस तरह धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। सोनाली जैसे कुछ पल के लिए पत्थर की हो गई। उसके हाथ से बैग फिसला और जमीन से टकरा गया। आंखों में नमी तैर गई। वो कुछ कहना चाहती थी, पर जुबान ने जैसे साथ छोड़ दिया। इस ऑफिस में अब रहना उसके लिए वैसे भी ठीक नहीं था। बाहर निकली तो सूरज जैसे पूरी ताकत से तप रहा था। सोनाली ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि तुम भी जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उसके दिल में एक ही बात बार बार घूम रही थी, इस तरह मुझे निकाल कर नुकसान दरअसल चैनल का ही हुआ है। मेरी नीयत साफ थी, मेरे पास सबूत था। ये साजिश किसी अंदर वाले की है। किसी ने तो ज़रूर गद्दारी की है, लेकिन उसकी दुनिया उस वक्त जैसे अंधेरे में डूब चुकी थी। रास्ते में चलते चलते अब और हिम्मत नहीं बची, तो सोनाली एक सुनसान से फुटपाथ पर आकर बैठ गई। लोग इधर उधर अपने कामों में लगे हुए थे। गाड़ियां धड़ धड़ कर निकल रही थी। बच्चे सड़कों पर खेल रहे थे, लेकिन उसकी दुनिया एकदम चुपचाप, एकदम खामोश हो गई थी। उसने अपना बैग खोला और मोबाइल निकाला। कैमरा फोल्डर बार बार चेक किया, पर हर बार एक ही सन्नाटा। उसमें ना कोई फाइल थी, ना कोई बैकअप और ना ही कोई सुराग। जमीन निगल गई या आसमान खा गया, आखिर कहाँ जा सकती है? पर उस वीडियो का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। कल वो सीधे घर गई थी, घर से आज ऑफिस आई थी, पर बीच में ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिस पर वो शक कर सके। फिर इसके दिल ने कहा, आज का दिन ही खराब है, मम्मी से आशीर्वाद लेके आना चाहिए था। वो तो वैसी मेरी नौकरी हट जाने की खबर सुनकर खुश हो जाएंगी। फिर उसने खुद से ये कहा कि तुमने ये सब अच्छा नहीं किया। तुम्हें कैसे नहीं समझ आया सोनाली कि ये सब किसी की प्लानिंग है? उसकी आंखें फिर भीग गई और याद आया कि सबके सामने मेरी कैसी बेइज्जती की गई। मैं तो टूट ही गई थी। उस पल ये लोग डिजर्व ही नहीं करते कि मैं इनके लिए जान जोखिम में डालती रहूं। एक दिन आएगा जब मैं भी बहुत बड़ी न्यूज़ एंकर बनूंगी और ये छोटे मोटे चैनल मेरी एक रिपोर्टर के लिए तरसेंगे। और तुम, जिसके कहने पर मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ा रिस्क लिया, तुमने एक पल में सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी मम्मी ठीक ही कहती थी कि आजकल की दुनिया ऐसी ही है। अगर मैं उस दिन जासूसी के बीच मर भी जाती
तो शायद किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। वो हंसने लगी, एक जहरीली हंसी जो सुनने वाला शायद सिर्फ वही थी। सोनाली, तुम क्या समझती थी कि तुम कोई फिल्म की हीरोइन हो, कोई आएगा और तुम्हें बचा लेगा। उसने अपनी चादर से आंसू पहुंचे सब छोड़ के चली गई। माँ कहती थी तुम किसी की अमानत हो। अमानत? उसने आसमान की तरफ देखा। पता नहीं वो बेवकूफ अपनी जिंदगी के कौन से रंग में रंगा होगा, और इधर मेरी माँ को उसकी ही पड़ी हुई है जो हमें छोड़कर चला गया। उसने क्या कभी पलट के देखा? उसने अपने सर को गोद में रखा और आंखें बंद कर ली। एक पल को लगा जैसे वो हार गई है, लेकिन अगले ही पल उसने सर उठाया। उसकी आंखों में हार नहीं थी, जंग थी। उसके दिमाग की लाइट जैसे जल उठी हो। ये सिर्फ राघव कर सकता है, और कौन? उसे पता चल गया होगा कि उसकी कमजोरी मैंने पकड़ ली है। उसने दांत बींचते हुए कहा, नहीं, तुमने जो मुझसे छीना है मैं वापस लेकर ही आऊंगी। तुम्हारी हकीकत सिर्फ मेरी नहीं, दुनिया की भी ज़रूरत है। सड़क के शोर में उसके खामोश इरादों की आवाज़ कहीं दब गई थी, लेकिन उसके दिल के अंदर अब एक तूफान उठ चुका था। उसे अपने सालों के तजुर्बे पर यकीन था। अगर ये चैनल मुझे निकाल भी देगा तो क्या, किसी और न्यूज़ चैनल ने तो रख ही लेना है। लेकिन अब मैं पीछे हटने वाली नहीं। तुमने क्या समझा? एक दरवाज़ा बंद करके मुझे चुप करवा दोगे? मैं सोनाली हूँ, किसी की बख्शी हुई आवाज़ नहीं। उधर सोनाली के भूखे पेट और गुस्से में घर से निकलने के बाद से उसकी माँ बहुत परेशान थी। ये लड़की आज भी बिल्कुल अपने बचपन की तरह ही है। जो बात दिल में बैठा लेती है बस बैठा ही लेती है। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। शायद सोनाली लौट आई हो। उसके लिए उसकी माँ ने चादर ओढ़कर दरवाज़ा खोला, पर सामने सोनाली की जगह एक नौजवान खड़ा हुआ था। वो उसे पहचान नहीं पाई। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और गहराई थी। नमस्ते आंटी। आवाज़ जानी पहचानी सी थी। दिल में जैसे किसी खोई हुई खुशी ने करवट ली हो। वो जरा कदम आगे बढ़ी और दरवाजे को पूरा खोलकर उसे ध्यान से देखने लगी। नमस्ते। फिर चौंक कर बोली, तुम नीरव हो? वो धीरे से मुस्कुराया और उसने सर झुका दिया, जिस पर कांपते हाथों से सोनाली की माँ ने हाथ रखा और उसे आशीर्वाद देने लगी। इतने सालों बाद वो लौट कर आया था। उनकी बेटी ने तो अब उसके नाम से भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक माँ, उसे तो हमेशा यकीन था। मैं जानता हूँ कि सोनाली ने मेरा जिक्र भी नहीं किया होगा, और शायद उसके दिल में मेरे लिए कड़वाहट भी हो। नीरव ने धीमे से कहा, पर वक्त अब बदल गया है। दामाद पहली बार घर आया था और दरवाजे पर खड़ा रखना उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्होंने चुपचाप सर हिलाया और दरवाजे से हट गई। जो लड़का अब दुनिया में कविन नाम से जाना जाता था, वो धीरे धीरे अंदर आया और एक तरफ के सोफे पर बैठ गया। माँ उसके सामने आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। बेशक सोनाली ने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन एक माँ समझ सकती है। फिर वो रुकी। उसके दिल में अब भी कहीं तुम्हारी जगह है, वो आसमान की तरफ देखकर कहती थी। एक दिन वो लौट कर आएगा। नीरव की आंखों में पछतावे की गहराई तैर गई। तुम्हारे चले जाने के बाद जब वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, तब उसके पापा को मजबूरी में ये शहर छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते उन्होंने इस रिश्ते को एक मजबूत बंधन में बांध दिया था। नीरव ने सर झुका लिया। हाँ, और मैं शायद इस बात के लिए कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसमें मेरी गलती थी आंटी। उसकी आवाज़ में अफसोस था, लेकिन अब वक्त कम है और मैं आप दोनों को फिर अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं भी अकेला हो गया हूँ। मैं उसकी आंखों में देखती रही। वो वही लड़का था, लेकिन अब पूरी तरह से बदल चुका था। सोनाली भी अब पहले जैसी नहीं रही आंटी। वो नर्म भी नहीं रही और इतनी जल्दी किसी विदाई के लिए मानेगी भी नहीं। मुझे ही उसे पहले मनाना होगा। नीरव ने गहरी सांस ली। वो उसके सामने 2 बार आया था, लेकिन सोनाली ने उसे पहचाना तक नहीं, क्योंकि नीरव ने सिर्फ नाम ही नहीं, अपनी पूरी पहचान बदल ली थी। वो अंदर से भी और बाहर से भी एक नया इंसान हो गया था। अगर वो इस रिश्ते को निभाना चाहेगी तो ज़रूर लौटेगी, और आप भी तो हैं, आप उसे समझाइएगा। माँ के हाथ में पकड़ा चाय का कप हल्का हल्का कांपने लगा। नीरव ने उनकी तरफ देखा और बहुत नरमी से कहा, मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द उसे साथ भी ले जाऊंगा और आपको भी साथ लेकर जाऊंगा। अब वो मेरी जिम्मेदारी है आंटी, और हमेशा से थी। माँ ने आंखें बंद कर ली, जैसे सालों से दिल पर रखा हुआ कोई बोझ अचानक हल्का हो गया हो। उनकी बेटी इस दुनिया में अकेली नहीं थी, उसका साथी अब भी जिंदा था, सामने बैठा था। तुम जानते हो सोनाली अब वो मासूम सी बच्ची नहीं रही, वो बहुत सख्त हो गई है। माँ ने धीरे से कहा। जानता हूँ, नीरव ने धीरे से जवाब दिया। उसकी हर चुप्पी, हर आंसू मैं महसूस करता रहा हूँ। उसकी हर चोट जैसे मेरे अंदर भी उतरती गई। माँ ने उस पुराने जख्म को कुरेदना ठीक नहीं समझा, ना ही उससे वो सवाल किया जो सालों से दिल में बंद था, कि इतने साल बाद लौट आने की वजह क्या थी।
उनके लिए बस इतना ही काफ़ी था कि वो लौट आया। उसके बाद नीरव ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। ये मेरा पुराना पता है। उसने माँ की तरफ लिफाफा बढ़ाया। अगर सोनाली कुछ पूछे तो बस इतना कह दीजिएगा, नीरव आया था और उसने तुम्हें ढूंढ लिया है। माँ ने चुपचाप लिफाफा ले लिया और सर हिला दिया। सोनाली भला उसके पास क्यों आती? उसे तो शायद उसके आने की खबर भी अच्छी ना लगे। जब नीरव जाने लगा तो उसके कदम कुछ भारी लग रहे थे। जाते जाते उसने एक आखिरी नज़र उस छोटे से कमरे पर डाली, फिर दरवाज़ा खोला और फिर से कविन की पहचान में खो गया। माँ का ना तो मीडिया से कोई वास्ता था और ना ही टीवी से, वरना शायद वो उससे कुछ सवाल ज़रूर करती कि इतने सालों तक कहाँ था। पूरा दिन तो उसने फुटपाथ पर निकाल दिया। अगर जल्दी घर आ जाती तो माँ को बहुत से जवाब देने पड़ते। इसलिए रात को सोनाली घर लौटी। उसके चेहरे पर थकान थी, अंदर परेशानियां भरी हुई, लेकिन कमज़ोर नहीं थी। उसके कंधे पर अब कोई साया नहीं था और जिस मर्द का नाम उसकी तकदीर में लिखा गया था, वो भी उसे छोड़कर जा चुका था। माँ ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे उसका बैग एक तरफ रख दिया। माँ, आज माँ ने कोई सवाल नहीं किया, न देर से आने पर टोका, न उसकी थकी हुई आंखों में झांका। कुछ खाओगी? वो बस धीरे से बोली, जो बात थोड़ी देर बाद करनी थी। उससे पहले उसे खाना खिलाना ज़रूरी लगा। शायद नीरव का नाम सुनकर उसकी भूख ही मर जाए। नहीं माँ, मन नहीं है, बस अब सोना है, थकान हो गई है। वो बोली, अच्छा, पर फिर भी बैठो ज़रा, तुमसे कोई मिलने आया था। मुझसे? सोनाली ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। कहीं चैनल वाले तो नहीं आ गए माफ़ी मांगने? नहीं, कोई और था। माँ ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। सोनाली ने जैसे ही वो नाम देखा, नीरव, उसका दिल जैसे रुक गया हो। आंखें पल भर को पलकना झपकना भूल गई। ये क्या है? उसने कांपती आवाज में कहा। नीरव आया था। वो कह रहा था कि तुम्हें ढूंढ लिया है और अब वो जल्द तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। सोनाली की सांसें उलझ सी गई। वो कुछ कहना चाहती थी कि वो कहीं गई ही कब थी, बल्कि वो तो यही थी, वही जहाँ नीरव ने उसे छोड़ा था। उसने लिफाफा खोला तो देखा उसमें एक पुराना सा पता था और एक सीधी छोटी सी लाइन कि मैं कभी तुमसे दूर नहीं गया था, बस वक्त और हालात के हाथों चुप हो गया था। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना वादा पूरा कर सकूं। नीरव, सोनाली की आंखों में तूफान आ गया। उसके अंदर एक भयानक उलझन, हैरानी और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। नीरव अब क्यों आया है? कहाँ था वो इतने साल? जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो कहीं नहीं था। अब जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ना पिता, ना सुख चैन, ना रिश्ते, तब वो क्यों लौटा? हर मर्द का चेहरा उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगा। हर वो चेहरा जिसने उसे धोखा दिया। बाप के सिवा इस दुनिया का कोई मर्द उसके लिए अच्छा नहीं था। हर कोई झूठा था। हर एक ने कोई ना कोई मुखौटा पहन रखा था। इतने सालों बाद लौटकर किस लिए आए हो? सोनाली का दिल जैसे अंदर से कांप गया। क्या फिर मुझे कमजोर करने आए हो? इस बार मैं टूट गई तो खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। उसकी आवाज में एक डर नहीं बल्कि दर्द छुपा हुआ था। लेकिन किस्मत ने जो चादर बिछा रखी थी वो अब सिर्फ एक राज नहीं बल्कि एक जंग की निशानी बन चुकी थी। सोनाली की माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। वो अब पहले जैसा कमजोर और दुबला पतला लड़का नहीं रहा बेटा। अगर तुम उसे देखोगी तो शायद पहली बार में पहचान भी ना पाओ। बहुत संभल गया है, बहुत खूबसूरत हो गया है। सोनाली ने कहा, अंदाज क्या बदलेगा? धोखा देने वाले का चेहरा चाहे जितना सुंदर हो, सच्चाई तो आंखों में नजर आती है। और मैं उसे पहले भी पहचान नहीं पाई थी, तभी तो इतना बड़ा धोखा खा गई। सोनाली की माँ के चेहरे पर एक भरोसा था, जैसे दिल से कह रही हो कि एक बार उससे मिल लो, वो तुम्हारे सारे गिले शिकवे खुद मिटा देगा। मैंने उसकी आंखों में शर्म देखी है, पर सोनाली ने नीरव से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की। उसके लिए फिलहाल सबसे ज़रूरी थी अपनी नौकरी। वो हर ऑफिस का दरवाज़ा खटखटा चुकी थी। वो हर सुबह उम्मीद लेकर किसी न किसी न्यूज़ चैनल, वेब मीडिया या एजेंसी के बाहर खड़ी हो जाती, लेकिन हर बार या तो पुराने कल की गलती का ताना मिलता या बस एक सच्चा बेरहम इनकार। कुछ लोग दोस्ती की लाज रखने के लिए मुंह पर मना नहीं कर पाते थे तो बस बहाना बना देते, और कुछ ने सीधा कह भी दिया कि हमें एक रिपोर्टर की ज़रूरत नहीं जो जज्बात में बहकर सबूत गवा दे। पर सोनाली ने सांस ली। असल में तो सच यही है कि अब तुम लोग डर चुके हो, सच से भी और सच्चे लोगों से भी। एक ऑफिस से बाहर निकलते वक्त सिक्योरिटी गार्ड ने उसका रास्ता रोक लिया। माफ करिए, आपके खिलाफ सिक्योरिटी कंप्लेंट है। आप हमारे चैनल का नाम पहले ही बदनाम कर चुकी हैं। हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। हर शब्द सोनाली के सीने में किसी चाकू की तरह चुभ रहा था। वो टूटी नहीं थी, पर थक जरूर गई थी। वो उन पत्रकारों में से थी जो सच्चाई को देखकर आंखें नहीं मूंदती, जो पैसे के लिए नहीं उस काम के लिए जीती थी जिसे वो सच मानती हैं। वो उन गिने चुने लोगों में से थी जो अपने काम से प्यार करते हैं
और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब उसके लिए आखिरी दरवाज़ा भी बंद हो गया, तो वो एक पार्क की खाली बेंच पर आकर बैठ गई। आसमान धुंधला था, जैसे बादलों ने भी उसकी हालत महसूस कर ली हो। ज़मीन पर पत्ते बिखरे हुए थे, जैसे उसकी ज़िंदगी के अधूरे चैप्टर वहाँ बिखरे पड़े हों। दिल फिर से कोने-कोने से टूटने लगा था। यहाँ का हर आदमी जैसे सिर्फ करप्शन में ही लिपटा हुआ था, किसी को सच्चाई सुननी ही नहीं थी। कोई नहीं चाहता था कि कोई आईना उनके सामने रखे। अगर एक गलती से वो वीडियो डिलीट हो गई थी, तो क्या इसके लिए मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी? सोनाली का मन अंदर ही अंदर चीख उठा। क्या वो दोबारा इस प्रोफेशन में कदम रख पाएगी, या फिर हमेशा के लिए बाहर निकाल दी गई है? उसे साफ समझ में आ चुका था कि ये सब किसकी वजह से हुआ। राघव। उसने एक भी ऐसा दोस्त नहीं बनाया था जो आज उसके साथ खड़ा हो पाता। सब दरवाजे जैसे एक एक करके बंद हो गए थे। मैंने किसी को अपना समझा ही नहीं, या फिर कोई था ही नहीं जो मुझे सच में समझे। वो खुद से बड़बड़ाई, लेकिन तभी जैसे एक ख्याल बिजली की तरह उसके दिमाग में आ गया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, चालाक सी चमक। उसे रास्ता दिखाने लगा था। जब अपने सारे दरवाजे बंद हो जाए, तब दुश्मन का दरवाजा सबसे पास होता है। सोनाली एकदम से सीधी हो गई। उसका दिमाग तेज रफ्तार से चलने लगा और उसके कदम खुद ब खुद एक रास्ते की ओर बढ़ने लगे। कविन का ऑफिस, उसका एम्पायर, और अब सोनाली जो कभी उससे दूर भागना चाहती थी, वही लौटने का मन बना रही थी। उसने तुरंत मोबाइल निकाला, एक बिजनेस वेबसाइट खोली और कविन इंडस्ट्रीज का करियर पेज ढूंढ निकाला। कुछ ही देर में उसकी उंगली एक पोस्ट पर रुक गई। मीडिया असिस्टेंट की वैकेंसी। जैसे किस्मत ने उसे खुद रास्ता दिखाया हो। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ऊपर वाले ने मुझे एक और मौका दिया है। शायद इससे कोई मकसद जुड़ा है। या तो किस्मत खुद मेरा दरवाज़ा खटखटा रही है, या फिर ये तकदीर का कोई नया वार है। लेकिन अगर मैं ऑफिस के अंदर दाखिल हो गई, तो राघव के भी सारे राज मेरे सामने होंगे। और तब कविन, तुम भी देखना, तुम्हारा वो तख्त भी हिलेगा। वही बैठे बैठे उसने अपना रिज्यूम एडिट किया, पुराने चैनल का नाम हटा दिया और उसकी जगह लिखा फ्रीलांस जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी टेलर। शब्दों का लहजा भी थोड़ा नर्म किया, लेकिन उसका मकसद अंदर से काफ़ी साफ था। फिर उसमें फॉर्म भरकर अप्लाई कर दिया। अब ये आने वाला वक्त ही बताने वाला था कि ये चाल उसने चली थी, या फिर उसके ही खिलाफ कोई और चाल चली जा चुकी थी। क्या पता था, जिसको वो एक गेम की चाल मोहरा समझ रही थी, वो कहीं किसी और की बिछाई हुई बिसात पर सिर्फ एक प्यादा हो। अगले दिन उसे यकीन नहीं हुआ। उसके मोबाइल पर कॉल आई। हेलो मिस सोनाली, योर प्रोफाइल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कैन यू कम फॉर अ इंटरव्यू एट 11 AM टुमारो? उसने फौरन जवाब दिया, येस आई विल बी देयर। लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। गैम बिंगिंग्स। सोनाली ने अपनी माँ को अब तक कुछ नहीं बताया था। सोनाली वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, जबकि माँ कई बार पूछ चुकी थी, क्या तुमने नीरव से कोई कांटेक्ट किया? पर हर बार सोनाली उन्हें टाल देती। हाँ माँ, कर लूँगी, वक्त पर सब हो जाएगा। लेकिन इस बार फ़ोन रखते हुए उसकी आंखों में एक चमक थी। अब वो वही पुरानी टूटी हुई सोनाली नहीं रही थी, ना ही कोई बेरोजगार रिपोर्टर। अब वो अपने ही दुश्मन की सल्तनत के अंदर दाखिल होने जा रही थी, एक खामोश आग बनकर। दूसरी ओर माँ उसे लगातार फ़ोन में बिजी देखकर परेशान हो रही थी। क्या पागलपन है ये सोनाली? क्या तुम अपनी शादी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो? माँ की आवाज़ में चिंता थी। अगर वो लड़का लौट कर आ ही गया है, तो कम से कम उसकी कदर करो। तुम जानती हो ना, उसने कितनी कोशिश की तुम्हारे लिए। सोनाली ने गहरी सांस ली। माँ, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। यकीन मानो, जब वक्त निकालूंगी तो उसे खुद कांटेक्ट कर लूंगी। आखिरकार आपके होने वाले दामाद है ना, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगी। लेकिन फिलहाल वो अभी मेरी प्योरिटी लिस्ट में नहीं है। बात खत्म होते ही वो एक रिक्शा पकड़कर कविन इंडस्ट्रीज के सामने जा रुकी। ये जॉब उसके मन मिजाज आत्मा किसी से मेल नहीं खाती थी, लेकिन जब वक्त बुरा हो तो इंसान गधे को भी बाप बना लेता है। सोनाली को एक शानदार बेहद प्रोफेशनल मीटिंग रूम में बैठाया गया। नीली दीवारें, सामने लकड़ी की बड़ी सी मेज, दीवारों पर सजी तस्वीरें। ये वही जगह थी जिसकी सल्तनत के खिलाफ वो सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि जैसे कोई कैमरे की आंख उसे देख रही हो। वो कैमरे की नज़रों को महसूस कर सकती थी। फिर एक दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे के साथ कमरे में एक तेज परफ्यूम की खुशबू घुल गई। वो अंदर आया, सूट में सजा हुआ, आत्मविश्वास से भरा, सज धज कर। आंखों में एक चमक, एक ऐसी मुस्कान जो कुछ छुपा रही थी और शायद बहुत कुछ जान भी रही थी। अफसोस ये था कि उसने इतने चेहरे ओढ़ लिए थे कि अब असली चेहरा किसी को दिखता ही नहीं था। उसकी नजरें सोनाली पर थम गई। एक लंबा लम्हा, जैसे वक्त ठहर गया हो। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे कोई पुराना चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा हो। तुम यहाँ?
सोनाली का गला सूख गया, लेकिन उसने चेहरे पर सुकून लाने की कोशिश की। नौकरी के सिलसिले में आई थी, उसने खुद को शांत करते हुए कहा। उसकी आवाज में अजनबीपन था, लेकिन अंदर से बहुत कुछ हिल रहा था। वो धीरे धीरे चलकर मेज के दूसरी ओर आया और बैठ गया। फिर कुर्सी के बाजू पर रखी फाइलों को धीरे से उंगलियों से सहलाते हुए बोला, तुम तो ऐसे हैरान हो जैसे पहली बार देख रही हो। हालांकि तुम्हें वो सब पता है। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे उसकी कोई पुरानी यारी हो, जैसे ये सब कुछ अभी भी वही है। उन दोनों के बीच कभी एक बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत गहरा। ये सुनते ही सोनाली चौंक गई। उसने कहा, आंटी ने बताया था कि तुम किसी न्यूज़ चैनल में काम करती हो। फिर मेरे ऑफिस में कैसे? उसकी आवाज़ में हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी, जैसे सब कुछ देख और महसूस कर रही हो। सोनाली ने चौंककर उसे देखने की कोशिश की। अपनी माँ की बात याद आ गई कि वो अब बहुत बदल गया है। अगर सामने आया तो पहचान भी नहीं पाओगी। और सच वही था। इतना बड़ा धोखा। वो आदमी जिसे वो पिछले सालों से ढूंढ रही थी, जिसके राज जानने की कोशिश में दिनों रात लगी रही, वो इतना पास था और वही उसकी परछाई तक नहीं पहचान पाई। जुबान मानो जम गई, आंखों की पुतलियां हैरत से फैल गई। अंदर बस एक जोरदार टकराव चलने लगा। 15 साल, उसने हल्के से खुद से दोहराया। 15 साल पहले वो लड़का एकदम अलग था। नाम, पहचान, दिल और जज्बात, सब कुछ अलग। अब तो बस एक बड़ा सौदेबाज रह गया है। वही राघव मित्तल जिसके साथ ये भी मिला हुआ है। कविन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, फिर तुरंत उसने अपने चेहरे की नरमी संभाल ली। वक्त बहुत बदल देता है, वो बोला। सोनाली यहाँ किसी और मकसद से आई थी, लेकिन किस्मत उसे किसी और ही मोड़ पर ले आई थी। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ लाती है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोनाली सीधी बैठ गई। उसकी आवाज़ में अब सख्ती थी। कुछ चीज़ें वक्त के साथ नहीं बदलनी चाहिए, कुछ वादे, कुछ इंसान और कुछ रिश्ते। उसके शब्दों में कड़वाहट थी, जैसे किसी ने उसके जले हुए जख्मों पर फिर से नमक छिड़क दिया हो। नीरव उर्फ कविन, जो कि अब राघव मित्तल जैसे उद्योगपति का साथ देकर बड़ा बन चुका था, उसकी तरफ देखकर गहरी सांस ली। तुम्हें सब याद है? सोनाली की मुस्कुराहट में दर्द और जहर दोनों घुले हुए थे। याद नहीं, वो जख्म है और जख्म भुलाए नहीं जाते। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कविन ने सामने रखी फाइल खोली, जैसे टॉपिक बदलना चाहता हो। तो पीआर डिपार्टमेंट में काम करना चाहती हो? सोनाली की नजरें सीधी उसकी आंखों में गड़ गई। उसकी आंखों में सीखने की ख्वाहिशें और सच तक पहुंचने की जिद भी। राघव के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। जिद, ये शब्द हमेशा तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं रहा सोनाली। और आज? सोनाली अब हल्की आवाज में लेकिन पूरे विश्वास के साथ बोली, राज, बीते हुए कल के वो सच जिन्हें किसी ने छुपा रखा है। ये शब्द शायद आपके लिए बेहतर बैठता है मिस्टर कविन। कुछ लम्हों तक वो उसकी आंखों में देखता रहा, फिर जैसे झटका खाकर उसने फाइल बंद की और कहा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ सोनाली, कि तुम कितनी सच्चाई बर्दाश्त कर सकती हो। वो जानता था जो सच उसे घेरे हुए है वो एक बार फिर से उसके हर रिश्ते को तोड़ सकता है, शायद सोनाली को भी। लेकिन सोनाली की मुस्कान अब खुशी की थी। उसकी आंखों में जैसे ऐलान था, अब चाहे जो हो, मैं सच सामने लाकर रहूंगी, चाहे चेहरों के पीछे कितने ही मुखौटे क्यों न छुपे हो। नीरव, वो जो कभी बेहद रहमदिल और अपने शहर से मोहब्बत करने वाला लड़का हुआ करता था, अब राघव जैसे लोगों से जुड़ चुका था। और सोनाली को अब यकीन हो चला था कि उसका नीरव अब रहा ही नहीं। उसकी माँ शायद बेवजह उम्मीदें बांध रही थी कि वो लौट कर आएगा, लेकिन सोनाली जानती थी वो अब कभी लौट कर आने वाला ही नहीं है। वो उस दुनिया का हिस्सा बन चुका था जहाँ से वापसी आसानी नहीं होती। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर हल्के नारंगी की परत फैल चुकी थी और ठीक उसी वक्त सोनाली कबीर के उस आलीशान बंगले के सामने खड़ी थी जो उसने गैर कानूनी कमाई से बनाया था। सब कुछ एकदम शांत था, बंगला भी और शायद उस दिल के अंदर की आवाज़ें भी जो कभी सच के लिए धड़कती थी। आजकल कौन सीधे रास्तों से अमीर बनता है? सोनाली के ख्याल में ये सवाल कई बार घूम चुका था। हर कोना, हर दीवार जैसे कोई राज छुपा रही थी। वो जानती थी कि ये सब एक दिखावा है, ऊंची इमारतें, झूठे रिश्ते और एक नाम जो अब उसका नहीं रहा। वो आज यहाँ सिर्फ अपनी माँ की जिद पर आई थी, लेकिन उसके मन में साफ था कि जब तक कविन यानी नीरव अपने सारे गुनाह कबूल नहीं करता, तब तक उनके बीच दोस्ती तो क्या, कोई रिश्ता भी नामुमकिन है। फिर दरवाज़ा खुला, सोनाली अंदर दाखिल हुई। चेहरा तना हुआ, लेकिन आंखों में एक सुकून की उम्मीद छुपी हुई थी। माथे पर हल्के बल थे। कविन ने उसका वेलकम इस अंदाज में किया जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, पर सोनाली जानती थी ये सब बस एक तमाशा है। पीछे माँ भी खड़ी थी, सोनाली की माँ उसका हाथ पकड़े हुए जैसे जबरन अंदर खींच लाई हो।
ये सब क्या है? सोनाली की आवाज कमरे में गूंज गई। बड़े ऊंचे महल बना लिए हैं तुमने, ऐसे महल जो झूठ और डर की नींव पर खड़े हो। कवि ने कुछ कहने की कोशिश की, पर सोनाली ने फिर कहा, तुमने मुझसे कहा था बस बात करनी है, लेकिन जबरदस्ती मुझे यहाँ घसीट कर लाना इसका हिस्सा नहीं था। तभी माँ कुछ बोलने को हुई, लेकिन कवि ने नरमी से हाथ उठाया। आंटी प्लीज आप आराम करें, मैं सोनाली से बात करता हूँ। और माँ चुपचाप अंदर चली गई। सोनाली ने गुस्से में अपना पर्स सोफे पर फेंका और सीधा कविन की तरफ पलटी। क्या समझते हो खुद को? तुम मेरी माँ को बेवकूफ़ बना सकते हो, पर मुझे नहीं। मेरे फैसले कोई मुझसे छीन नहीं सकता, चाहे तुम्हारा नाम उस कागज़ पर क्यों न लिखा हो। कविन बिल्कुल शांत था। वो पहले से ही इस तूफान के लिए तैयार बैठा था। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा सोनाली, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, उसने ठंडे व्यवहार में कहा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम किससे टकरा गई हो। मैं तुम्हें और खुद को इस खतरे में नहीं डाल सकता। खतरा? सोनाली की आंखें जल उठी। तुम्हें खतरा मुझसे नहीं था, मैं तो खुद खतरे में थी। तुम ही तो थे जिसने मुझे बीच रास्ते छोड़ दिया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने मुझे खतरा मान लिया और मैं। कविन कुछ पल के लिए चुप रहा। मैंने तुम्हें अपने रास्ते से हटा दिया, बस इसलिए ताकि तुम बच सको। सोनाली के अंदर जैसे कुछ अटक गया। पत्नी, ये शब्द इतनी आसानी से मत इस्तेमाल करो। इस शादी में अब सिर्फ कागज बचे हैं, एहसास नहीं। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक नाम थी जिसे तुम अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सको। कविन की निगाहें झुक गई, फिर धीरे धीरे उठी। कागज बस सबूत होते हैं जो कानून मानता है, लेकिन जो मैं मानता हूँ वो है तुम्हारी जान, और वो किसी कानून के दायरे में नहीं आती। सोनाली, तुम्हारी कीमत मेरे लिए उस दुनिया से बहुत ऊपर है जो तुम बदलना चाहती हो। सोनाली की आंखों में अब भी गुस्से की चिंगारियां थी, पर अंदर कहीं कुछ और भी टूट रहा था। वो खामोश होकर सोफे पर बैठ गई। अब कबीर नहीं, नीरव सामने बैठा हुआ था। उसकी निगाहें गंभीर थी, पर उनमें एक थकान भी झलक रही थी, जैसे बरसों से कुछ बोझ उठाए चले हों। तुम जानते हो ना? सोनाली की आवाज धीमी थी, मगर उसमें कांपती हुई चोट भी थी। मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात का था? इस बात का कि मैं किसी पर फिर से भरोसा न कर सकूं, और तुमने वही किया। मेरा सबसे बड़ा डर सच में बदल दिया। कविन चुप रहा। उसके होठ हिले, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर रुक गया। सामने वॉल पर लगी एक पुरानी पेंटिंग पर उसकी निगाह अटक गई। वो वही पेंटिंग थी जो उसकी माँ ने बनाई थी बरसों पहले। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इसी घर में ये लड़की सामने बैठी होगी जो कभी उसकी दुनिया हुआ करती थी, और अब उसी दुनिया को मिट्टी समझ रही थी। ये जो सब तुम्हारे इर्द गिर्द है, ये बंगला, ये गाड़ियाँ, ये कारोबार, सब कुछ इतना फेक लगता है। सोनाली ने धीमे से कहा, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम कभी वो नीरव थे जो शहर के सबसे ईमानदार लड़कों में से एक माना जाता था। कवि ने हल्की सांस ली और बोला, कुछ चीजें वक्त पर बदल देता है, और कुछ चीजें हम खुद बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। सोनाली ने सीधे उसकी आंखों में देखा, और तुमने खुद को बचा दिया। कविन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन वो मुस्कुराहट बेमानी थी। उसमें कोई गर्मी नहीं थी शायद, या शायद मैं सिर्फ जिंदा रहना सीख गया। कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर सोनाली उठी और कमरे की खिड़की तक चली गई। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थी। एक पुराना संगीत जो कमरे के किसी कोने में धीमे सुर में बज रहा था, अब और भी भारी लगने लगा। मैंने सोचा था इस बार तुम्हारा और तुम्हारे साथी का पर्दाफाश करूंगी। सबूत इकट्ठा कर रही थी, रात रात भर काम कर रही थी। तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड्स, तुम्हारे लेन देन, हर एक चीज मैंने खंगाली। वो खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, और हर बार कुछ अलग सा लगता था, जैसे कुछ बड़ी मिसिंग हो। कविन उठकर उसके पीछे खड़ा हो गया। कभी कभी जो अधूरी लगती है चीजें वो ही सबसे सही होती है, बस देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। सोनाली मुड़ी, उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन अब वो गुस्से से नहीं, एक बेचैन क्यूरियोसिटी से भरी थी। क्या कहना चाहते हो तुम? कविन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, अगर मैं कहूँ जो तुम देख रही हो वो सब सिर्फ एक चेहरा है, अगर मैं कहूँ कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया, बचाने के लिए। सोनाली हंसी, मगर उसकी हंसी में कड़वाहट थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतनी भोली हूँ? नहीं, कविन ने गहराई से कहा। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी मजबूत हो और कितनी समझदार हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस खेल में तुम्हें नहीं होना चाहिए था। तुम एक ऐसे राज के करीब पहुंच चुकी हो जिसे समझने के लिए सिर्फ जिगर नहीं, जान दांव पर लगानी पड़ती है। सोनाली की आंखों में झलकते शक की परछाई कुछ और गहरी हो गई। कौन सा राज, और तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? कविन की आंखें अब तीखी हो गई थी। उसने झुककर धीरे से कहा, क्योंकि उस राज में राघव शामिल है, और राघव सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं, मेरा भी है। राघव, वो नाम
जो अब तक सोनाली के ख्यालों में धुंधला था, जिसे वो ठीक से समझती और जानती नहीं थी, लेकिन अब उस पर से परतें उतरने लगी थी। तुम उसे जानते हो? सोनाली ने पूछा। कविन बोला, मैं भी सालों से उसके पीछे हूँ। सोनाली का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम? वो बोला, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। कविन ने पहली बार अपनी असल पहचान की एक झलक दी। मैं इस शहर में इसलिए नहीं हूँ कि पैसा बनाऊं। मैं यहाँ हूँ ताकि उस आदमी को बेनकाब कर सकूं जिसने ना सिर्फ मेरे परिवार को तोड़ा बल्कि तुम्हारी जिंदगी को भी नर्क बनाने की साजिश रची। सोनाली कुछ पल को चुप रह गई। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसके मन के अंदर उठते सवाल अब और भी बड़े हो गए थे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो धीरे से बोली। क्योंकि जिस दिन मैं तुम्हें सब बता देता, कविन की आवाज कांप रही थी, उस दिन तुम मेरे साथ नहीं, मेरे खिलाफ हो जाती। राघव यही चाहता था कि हम एक दूसरे पर शक करें। एक लंबा सन्नाटा कमरे में फैल गया। फिर कविन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। सोनाली, ये सब झूठ नहीं है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई ये भी है कि मैं खुद हर पल खतरे में जीता हूँ, और अगर तुम मेरे करीब रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में रहेगी। सोनाली की आंखें नम हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो उस पर भरोसा करे या फिर उसी पुरानी गुस्से में खुद को समेट ले। तो अब उसकी आवाज टूटी हुई थी। अब हमें साथ लड़ना होगा। कविन की आंखों में एक अलग आग थी। अब हमें मिलकर उसका चेहरा बेनकाब करना होगा, जिसने हमारे बीच नफरत बोई, जिसने तुम्हारे भरोसे को जहर बनाया, और जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारी नजरों में गिर जाऊं। सोनाली ने धीरे से उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे वो कविन नहीं बल्कि उसका नीरव नजर आया। उसने बताया कि वो राघव के साथ जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि उसे अपने जाल में फंसाने के इरादे में है। रात बहुत गहरी हो चली थी। हवाएं तेज चल रही थी और कमरे की बत्तियां हल्की पीली रोशनी बिखेर रही थी। सोनाली खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें किसी एक बिंदु पर टिक गई, मगर दिमाग तेजी से भाग रहा था। अब जब कविन ने सच्चाई का सिरा थमाया, तो ये नामुमकिन था कि वो खुद को उस उलझी हुई गुत्थी से अलग रख पाए। कविन यानी नीरव अभी कमरे में मौजूद था, मगर इस बार दोनों के बीच वो दीवार नहीं थी जो अब तक खड़ी थी। इस बार दोनों एक दिशा में खड़े थे, राघव के खिलाफ। तो राघव ने तुम्हारे परिवार को भी बर्बाद किया? सोनाली ने थोड़ी देर बाद पूछा। नीरव की आंखों में एक गहराई उभर आई, जैसे कोई भूला हुआ दर्द फिर से जाग गया हो। फिर पिता एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर थे। मेरे पिता एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर थे, वो बोला। उन्होंने राघव के अवैध कारोबार का भांडा फोड़ा था, लेकिन उनके पास जो सबूत थे वो कभी कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट में मारे गए। मगर मैं जानता हूँ कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था। सोनाली का गला सूखने लगा। और तुम्हारी माँ, मेरी माँ, वो तो हफ्तों तक हॉस्पिटल में चक्कर काटती रही। फिर एक दिन उन्होंने भी हार मान ली, अंदर से टूटने को थी। तब मैं सिर्फ 17 साल का था, पर तभी से ठान लिया था कि इस आदमी को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। सोनाली ने पूछा, और तुमने पुलिस ज्वाइन नहीं की? नहीं, उसने हल्की मुस्कान के साथ बोला। मैंने पुलिस से ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना, एजेंसी ज्वाइन की, जिसने मुझे उसकी जड़ें उखाड़ने का काम सौंपा। मुझे अपना नाम, पहचान, सब कुछ छोड़ना पड़ा, और जब मैं लौटकर इस शहर में आया, तब कविन बनकर राघव के इर्द गिर्द की दुनिया में घुसा। सोनाली शॉक्ड रह गई। तो जब हम पहली बार मिले थे, तो वो धीरे से बोली, हाँ। नीरव ने उसकी आंखों में देखा। तब भी मैं मिशन पर ही था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि तुम उससे जुड़ी हो, जिसे मैं सालों से ढूंढ रहा हूँ। मुझे उससे क्या लेना देना? सोनाली ने भौं सिकोड़ ली। तुम्हारा कॉलेज प्रोजेक्ट उसी से तो जुड़ा था, उस पुराने वेयर हाउस की फाइल, वो अधूरी रिपोर्ट, तुम्हें याद है ना? सोनाली की आंखें चौड़ी हो गई। वो तो बस डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट था। नहीं, नीरव बोला, वो प्रोजेक्ट राघव के लिए एक खतरे की घंटी थी। उसी वेयर हाउस में आज से 8 साल पहले एक लड़की का मर्डर हुआ था। वो रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट अनजाने में ही सही, पर तुमने सबकी आंखें उस जगह की तरफ मोड़ दी थी। सोनाली अब सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसने कहा, तो मेरी वजह से ये सब? नहीं, नीरव ने तुरंत कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन तभी से उसने तुम्हें ट्रैक करना शुरू किया। जब तुमने किसी दोस्त के जरिए मीडिया में रिपोर्ट भेजनी चाही, तो उसे लगा कि तुम उसके लिए खतरा हो, और तुमने मुझे बचाने के लिए मुझसे झूठ बोला। सोनाली की आवाज में अब थोड़ी नमी थी। मैंने तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाई, नीरव ने एक कदम पास आते हुए कहा, लेकिन तुम्हें सच बताना तब मुमकिन नहीं था। एक लंबा सन्नाटा फिर से कमरे में छा गया। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। बिजली की हल्की चमक खिड़की से कमरे में टकरा रही थी। सोनाली उठी और पास रखी पुरानी फाइल्स के ढेर की तरफ बढ़ी। अगर मुझे सच में उसकी सच्चाई जाननी है, वो बोली, तो मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा। तुम्हें नहीं आना चाहिए, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। मेरे लिए पीछे जाना और भी ज्यादा खतरनाक है।
सोनाली ने उसकी आंखों में देखकर कहा। अब जब मैं जान गई हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, तो मैं अकेली नहीं लड़ूंगी। अगले दिन कविन ने एक पुरानी ब्लैक एसयूवी स्टार्ट की। सोनाली उसके साथ बैठी थी। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे और बालों को बांधा हुआ था ताकि कोई पहचान न सके। हम कहाँ जा रहे हैं? सोनाली ने पूछा। जहाँ से सब शुरू हुआ था, कविन ने जवाब दिया। राघव की फैक्ट्री, जो बाहर से एक बायोकेमिकल प्लांट लगता है, लेकिन अंदर से वो उसका ट्रैफिकिंग रैकेट चलाता है। और हमें वहाँ क्या मिलेगा? वो बोला, सच, अगर हम जिंदा लौटे तो। वो रास्ता लंबा और सन्नाटे से भरा हुआ था। चारों तरफ खाली मैदान, टूटे हुए खंभे और सुनसान सड़कें। सोनाली ने खिड़की से बाहर झांका। अब तक वो जो भी जानती थी, सब उलट चुका था। कविन अब उसे वही इंसान नहीं लग रहा था जिसे वो अपना दुश्मन समझती थी, बल्कि उसके अंदर एक टूटे हुए इंसान की लड़ाई अब साफ दिख रही थी। फैक्ट्री के पास पहुंचकर दोनों ने कार एक पुरानी झाड़ियों के पीछे रोकी। कविन ने ट्रैक से एक छोटा ड्रोन निकाला और सोनाली को एक स्क्रीन थमाई। ये देखो, वो बोला। यहाँ दो गार्ड हैं, एक फ्रंट गेट पर, एक वॉच टावर में, तीसरा अंदर मूव करता रहता है। मैं अंदर जाऊंगा, तुम यहाँ से मुझे गाइड करना। सोनाली ने आंखें सिकोड़कर स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। अब वो पूरी तरह तैयार थी। अंदर घुसते वक्त कविन की चाल में वही गंभीरता थी जो किसी ट्रेन की एजेंट में होती है। उसने वॉच टावर के गार्ड को एक नाई डांट से बेहोश किया और धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। सोनाली उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। फिर स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। कविन, स्टॉप, उसने फुसफुसाते हुए माइक पर कहा। क्या हुआ? एक नया आदमी अंदर घुसा है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन ये राघव हो सकता है। कविन चुप हो गया। अगर आज वो वहाँ है, उसने धीरे से कहा, तो मुझे सबूत लेने का और मौका नहीं मिलेगा। मुझे अंदर जाना ही होगा। अंदर फैक्ट्री के एक तहखाने में एक गुप्त रूम था। वही राघव का सारा डेटा स्टोर होता था। कविन ने पूरे सिस्टम से हार्ड ड्राइव निकाली, कुछ दस्तावेज स्कैन किए और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी सोनाली की आवाज आई। कविन, जल्दी करो, कैमरे में मूवमेंट दिखा है। दो गार्ड उसी तरफ बढ़ रहे हैं। 5 मिनट दो, कविन ने जवाब दिया। हमारे पास 5 मिनट नहीं है। एक तेज अलार्म की आवाज पूरे तहखाने में गूंज गई। अब हमें भागना होगा, सोनाली ने घबराकर कहा। नहीं। कविन की आंखें जली। और अब जब मैं इतने करीब हूँ तो हार नहीं मानकर जाऊंगा। बामुश्किल आखिरी सेकंड में कविन बाहर आया। सोनाली ने कार स्टार्ट की और दोनों वहां से तेजी से निकल पड़े। उनका पीछा हुआ, गोलियां भी चली, टायर स्क्रेड किए, लेकिन आखिरकार दोनों अंधेरी गलियों से निकलकर एक पुराने गोदाम तक पहुंचने में कामयाब हुए। वहां पहुंचकर सोनाली हाफती हुई बाहर निकली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? उसने चीख कर पूछा। नहीं, कविर ने शांत होकर कहा। अगर ये सबूत मैं नहीं लाता तो फिर कोई कभी लाता भी नहीं। रात बीत चुकी थी। अगली सुबह की धूप खिड़की से झांक रही थी। सोनाली थकी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा अब पहले जैसा डरावना नहीं था। तुमने अपनी जिंदगी इस मिशन को दे दी, वो बोली, और तुमने आज मेरे लिए खुद को खतरे में डाला। कवि ने उसकी तरफ देखकर कहा। अब हम अधूरे नहीं हैं, हम एक टीम हैं। सोनाली की आंखें नम हो गई और जहां उसका भरोसा टूटा था, अब वही वो दोबारा जुड़ने लगा था। अब वो नफरत नहीं थी, ना ही गलतफहमी। अब एक मकसद था और उस मकसद में साथ चलने वाला एक साया, कविन। सुबह की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी, मगर आज की सुबह कुछ अलग थी। न जाने क्यों हर चीज थोड़ी हल्की, थोड़ी साफ, थोड़ी सच्ची लग रही थी, जैसे सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर लौट रहा हो। सोनाली कॉफी मग हाथ में लिए टेबल पर बैठी थी और उसके सामने वही फाइलें रखी थी जिनमें राघव की पूरी कहानी बंद थी। कुछ ही घंटों में उनका केस कोर्ट में पेश होने वाला था और ये कोई आम केस नहीं था। ये उन कई लोगों की लड़ाई थी जिनकी आवाज कभी नहीं सुनी गई। कविन यानी नीरव कमरे में कोने में खड़ा शर्ट की बाहें चढ़ा रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक हल्का तनाव साफ झलक रहा था। इतने सालों की मेहनत, इतने सारे खतरे, और आज एक मौका, बस एक। तैयार हो? सोनाली ने उसकी तरफ देखकर पूछा। नीरव अपनी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। जब तुम साथ हो तो मुझे डर नहीं लगता, और जब मैं साथ नहीं थी। सोनाली की आवाज में हल्की सी शरारत थी, लेकिन आंखें फिर भी नम थी। नीरव उसकी तरफ आया, उसके सामने बैठा और बोला। तब भी तुम्हें ही सोचता था। हर उस रात जब लगा कि हार जाऊंगा, तुम याद आई। सोनाली ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। कुछ बातें शब्दों से नहीं, एहसास से समझ आती हैं। कोर्ट रूम में माहौल भारी था। राघव एकदम साफ सुथरे कपड़ों में अपने वकीलों की टीम के बीच बैठा था। चेहरा बिल्कुल गंभीर, जैसे उसने पहले से मान लिया हो कि कानून उसके सामने कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आज उसे अंदाजा नहीं था कि नीरव सिर्फ कोई एजेंट नहीं, बल्कि वो तूफान बन चुका था
जिसे उसके गुनाहों की हवा ही खड़ा कर चुकी है। जैसे जैसे सबूत पेश किए गए, वीडियो फुटेज, हार्ड ड्राइव के डेटा और तहखाने से मिली रिकॉर्डिंग्स, कोर्ट रूम में सन्नाटा गहरा होता गया। फिर सोनाली खड़ी हुई, उसने गवाही दी, अपने एक्सपीरियंस की, अपने डर की और उस रात की जब उसने पहली बार कविन को देखा था और सोचा था कि वो उसका दुश्मन है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक इंसान दो चेहरों में जी सकता है, सोनाली ने कहा। लेकिन मुझे समझने में वक्त लगा कि असली मुखौटा किसने पहन रखा था। राघव के वकील ने बहुत कोशिश की, सवाल पूछे, शब्दों में हमला किया, लेकिन सोनाली अब टूटी हुई लड़की नहीं थी। अब वो उस सच की गवाह थी जो कभी दबा दिया गया था। फिर जज ने फैसला सुनाने से पहले लंबा पॉज लिया। प्रेजेंटेड एविडेंस, टेस्टिमोनाइज एंड फोरेंसिक वेडिलेशन के आधार पर जज बोले, राघव मित्तल को दोषित पाया जाता है, मगर ट्रैफिंग, इल्लीगल आर्म्स स्टोरेज और विटनेस टेम्परिंग जैसे कई आरोपों में कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। कोर्ट रूम में एक सन्नाटा टूटने जैसा हुआ। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने खुशी में चिल्लाया नहीं, लेकिन हर एक चेहरा जैसे सांस छोड़कर बोला, अब न्याय जिंदा हुआ है। बाहर निकलते वक्त बारिश हो रही थी, हल्की सुकून देने वाली बारिश, जैसे आसमान खुद भी खुद धो देना चाहता हो। सोनाली सीढ़ियों पर खड़ी होकर आसमान की ओर देखती रही। पीछे से कविन उसके पास छतरी लेकर आया और बोला, चलो अब भीगने का मन है या अब घर चलने का? आज भीगने का मन है, सोनाली मुस्कुराई। दोनों बिना छतरी लिए तेज बारिश में चल पड़े। रास्ता भले ही गीला था, लेकिन दिल बिल्कुल साफ हो चुका था। कुछ कदम चलने के बाद कविन रुक गया। सोनाली, उसने धीमे से कहा, मुझे एक बात पूछनी है जो अब तक रोक रखी थी। तो सोनाली उसकी तरफ घूमी। जब ये सब खत्म हो जाएगा, जब मैं अपनी पहचान वापस ले लूंगा और तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करोगी, क्या उसमें मेरे लिए भी कोई जगह होगी? सोनाली कुछ देर चुप रही। उसकी आंखें अब सीधे कविन की आंखों में थीं, उन आंखों में जहां कभी एक अनजान डर दिखा था, अब बस सुकून था। तुम्हें लगता है कि इस लड़ाई में मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ न्याय पाया है? वो बोली, नहीं। उसने आगे कहा, मैंने तुम्हारे साथ वो भरोसा भी पाया है जो कभी किसी पर नहीं कर पाई थी। फिर वो पास आई और उसका हाथ थाम लिया। मेरी अगली शुरुआत तुम्हारे साथ ही होगी। कविन ने कुछ नहीं कहा, बस बारिश में ही खड़े खड़े उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। कहानी का अंत, लेकिन जिंदगी की एक नई शुरुआत वहीं से हुई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।